वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश इन हिंदी। आज का हम लोग का लेसन्स क्लास 12 के लिए है। हायर सेकेंडरी इंग्लिश सिलेक्शन इंग्लिश बी की पहली कविता है ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल। ऑन किलिंग अ ट्री के पोएट हैं जीव पटेल। इनके बारे में 5 जानकारियाँ। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, सन 1940 में हुआ था। ये एक फेमस प्लेराइट हैं, पोएट हैं एंड फिजिशियन हैं, यानी कि ये एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि और डॉक्टर भी हैं। किलिंग अ ट्री जीव पटेल के पोएम्स नामक संकलन से लिया गया है। इस कविता में उन्होंने सजीव चित्रण किया है कि किस तरह से मनुष्य अपनी क्रूरता से वृक्ष को समाप्त करता है। वृक्ष हमारे प्रकृति के चिन्ह हैं, संकेतक हैं, सिंबल हैं। इस कविता में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया है, विधि बताया है कि किस तरह से एक पेड़ को, एक वृक्ष को मारा जा सकता है। ये उनकी आयरनी है, विरोधाभास वाले शब्द हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वृक्ष को मारा जाए, लेकिन वह इस क्रूरता को दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपने नेचर से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑन किलिंग अ ट्री 4 स्टैंजा में है। पहला स्टैंजा, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. कविता में पहले स्टैंजा में ही कवि एक आयरनिक बात कह रहे हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। वो ट्री को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले ही बता दे रहे हैं कि एक ट्री को मारने में काफ़ी समय लगेगा। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। चाकू के एक वार से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये प्रकृति से पोषण पाकर पनपा है, बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, यहाँ से ये पनपा है, निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, वह उसके क्रस्ट, ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करके। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और बरसों से वह सूर्य की रोशनी, हवा और पानी लिया है, और तब जाके ये सुदृढ़ वृक्ष बना है। और इसके लेप्रस हाइट से, उसका जो तना होता है, उसके ऊपर जो ऊपरी छाल होता है वो खुरदरा होता है। देखने में, इमेजिन करने में यह एक कुष्ठ रोगी का चमड़ा लग रहा है, लेकिन कुष्ठ रोगी का चमड़ा क्षय करता है, वो गलता है, खराब होता है। यहाँ पर आयरनी है कि यह देखने में तो लेप्रस है, लेकिन ये सृजनात्मक है। इसमें सृजन हो रहा है, अंकुरित हो रहा है कोमल कोमल पत्तियाँ। यहाँ पर कवि हम लोगों को बताना चाह रहा है कि ये ट्री जो है वह एक फीडिंग ट्री है, भोजन पा रहा है और उससे बड़ा हो रहा है। सेकंड स्टैंजा को देखा जाए, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कवि बता रहा है कि आप कितना भी उसको हैक करो, चॉप करो, काट के टुकड़ा कर दो, दिस अलोन वोंट डू इट, इससे कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना दर्द से भी कुछ नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यहाँ बता रहा है कि ये जो ब्लीडिंग बार्क है, हम लोग प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्री को एक नेचुरल एंटिटी की तरह नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझा जा रहा है। इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पर नॉन ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया जा रहा है। यहाँ पे ट्री को ह्यूमन की तरह कहा जा रहा है कि इसका ब्लीडिंग बार्क, जैसे मनुष्य को आघात लगता है तो खून निकलता है, उसी तरह से इस वृक्ष के ऊपर अगर चाकू से आघात किया जाएगा तो वह ब्लड की तरह सैप निकलता है। मनुष्य का घाव भी समय के साथ ठीक हो जाता है, यह ब्लीडिंग बार्क भी अपने आप को ठीक कर लेगा। और
क्लोज टू द ग्राउंड से निकलेगा कर्ल ग्रीन ट्विग्स, जमीन के पास से छोटे छोटे कोमल पत्तियां अंकुरित होंगी। विच इफ अनचेक्ड, अगर उसको हम लोग रोकते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, तो वो एक्सपैंड करेगा, फैल जाएगा, अगेन फिर से फैल जाएगा टू फॉर्मर साइज, अपने भूतपूर्व विराटता में। यहाँ पर कवि हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है कि ये ट्री रेजिलेंट है, यानी कि विपद परिस्थितियों से भी वो अपने आप को उबार लेता है, वो ठीक कर लेता है। अब थर्ड स्टैंजा को देखा जाए, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. कवि बता रहा है कि नहीं, अभी तक जो प्रक्रिया इस्तेमाल किया गया था वृक्ष को मारने का, वो काफ़ी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ से उसको निकालना है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो पृथ्वी उस वृक्ष के जड़ को एंकर की तरह जकड़ कर रखा है। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, उसको रस्सी से बांध कर और खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, उसको झटके से निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरी तरह से उसको निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और जब वो निकल जाएगा तो वहाँ एक गुफानुमा आकृति बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको उस गुफा से निकाला गया, और इसके बाद इसका स्ट्रेंथ, इसकी जो ताकत है वो अब एक्सपोज हो जाएगा, वो सब जान जाएंगे। ये ताकत का सोर्स क्या है? वो रूट है, वाइट एंड वेट है, सफ़ेद रंग का है और गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव, ये उस वृक्ष का सबसे संवेदनशील पार्ट है, जो कि हिडन है, छुपा हुआ है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर बरसों से ये छुपा हुआ है। तो कवि फाइनली बता दे रहा है कि कैसे एक वृक्ष को मारा जाएगा, उसको जड़ से निकाल कर। अब आता है लास्ट स्टैंजा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। कवि ये बता रहा है कि अब तो वक्त है उसके झुलसने का, उसके घुटन का, उस सन एंड एयर में। कितना आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि वह सन एंड एयर जो बरसों उस वृक्ष को न्यूट्रिएंट दिया था, उसके चलते वह स्ट्रॉन्ग हुआ था, अब जड़ के निकल जाने से वही सन एंड एयर उसको ब्राउनिंग कर देगा, उसको हार्ड कर देगा, वो ट्विस्टिंग हो जाएगा, एंड विदरिंग, मुरझा जाएगा, एंड देन इट इज डन, और तब वह कार्य पूरा हो जाएगा। वह अनुष्ठान जैसे है, वह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट किया था कवि ने, इट इज़ नॉट ईजी टू किल अ ट्री, ट्री को मारना एक आसान काम नहीं है। यहाँ पर ये काम जो है वह अब पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि किस तरह से कवि हम लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा था कि एक कंज्यूमिंग ट्री है, एक रेजिलेंट ट्री है, उसको अगर समाप्त करना है तो उसे समूल नष्ट करना पड़ेगा, उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हम लोगों को अपने प्रकृति को जब हम समूल नष्ट करते हैं तब प्रकृति विनाश होती है। अपने अवगुणों को अगर हम समूल नष्ट करते हैं तो हमारे अवगुणों का विनाश होता है। कविता में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ होता है। ऑन किलिंग अ ट्री में इस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं वो इमेजरी है, आयरनी है, पर्सोनिफिकेशन है, एंड राइम स्कीम। राइम स्कीम के बारे में कहा जाए कि इस कविता में या जीव पटेल की किसी भी कविता में कोई राइम नहीं होती है, वो फ्री वर्स होता है। अब लिटरेरी डिवाइसेस को डिटेल में देखा जाए। पहला लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी, जहाँ पे पोएट हम लोग को वर्ड्स यूज़ करता है एक मेंटल इमेज क्रिएट करने के लिए। हमारे दिमाग में वो सजीव चित्र की तरह आएगा। लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, दिमाग में दिख रहा है कि एक लेप्रस हाइड की तरह एक वृक्ष का जो छाल है उसमें से लीव स्प्राउट कर रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, ऐसा
दिमाग में चित्र बन रहा है कि एक वृक्ष भोजन पा रहा है पृथ्वी के ऊपरी सतह से। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी। आयरनी क्या होता है? ये नॉर्मली हम लोग ऑपोजिट बताना चाहते हैं, विशेष करके जब ह्यूमर हो, हंसी मजाक हो, या जब उसे किसी चीज़ को बड़ी गंभीरता से, संजीदता से लेना पड़ता है। किलिंग अ ट्री इज नॉट एन एक्सीडेंट बट अ डिलिबरेट एक्ट। वृक्ष को मारना एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी, जानबूझकर किया हुआ कार्य है। ये आयरनिक है। आयरनी इसमें भी है कि लेप्रेसी, कुष्ठ रोग होता है जिसमें शरीर में क्षय होता है, नुकसान होता है, लेकिन लेप्रस हाइड से लीव्स स्प्राउट कर रहे हैं। ये आयरनिक है कि एक लेप्रस हाइड जो तना है उसमें से अंकुरित हो रहे हैं लीव्स। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग निर्जीव, जो अमानव हैं, जो मानव नहीं हैं, उनको मानव की गुण, मानव की विशेषता देना है। तो पूरी कविता में कवि वृक्ष को एक मानव रूपी माना गया है। जिस तरह एक मानव के ऊपर चाकू से वार किया जाता है, जिस तरह से मानव भोजन करता है, जिस तरह से मानव को आघात होता है तो वो ब्लीडिंग करता है, तो उस बार्क भी ब्लीडिंग कर रहा है, यानी कि वह एक वृक्ष नॉन ह्यूमन न होकर ह्यूमन हो गया है। तो इस तरह से इमेजरी, आयरनी एंड पर्सोनिफिकेशन का यूज़ ऑन किलिंग ए ट्री में बखूबी यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। आशा करते हैं कि ऑन किलिंग ए ट्री तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू वंस अगेन।